नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मिशन चंद्रयान की सफलता से हर भारतवासी का दिल बाग बाग है। हर किसी के चेहरे पर खुशी की झलक है, रोम रोम झूम रहा है। धड़कनें रोक देने वाले क्षण के बाद जो खुशी देश को मिली उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भारत ने वो कर दिखाया जो किसी चमत्कार से कम नहीं। दुनिया जिस कामयाबी को तरस रही थी वो उपलब्धि भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके हासिल कर ली। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। लैंडर ने बीते दिन शाम करीब 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा और इस तरह भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चांद के किसी भी हिस्से में यान उतारने वाला चौथा देश बन गया है भारत। विक्रम के सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद अब इसका रोवर प्रज्ञान भी मॉड्यूल से निकलकर चांद पर उतर आया है। अंतरिक्ष यान ने रैंप पर लैंडर से बाहर निकलते ही रोवर की पहली तस्वीर भेजी है। रोवर के विभिन्न कार्यों में चंद्रमा की सतह के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए वहां प्रयोग करना भी शामिल है। इसरो के अनुसार लैंडर और रोवर में 5 वैज्ञानिक उपक्रम हैं, यानी कि 5 पेलोड हैं जिन्हें लैंडर मॉड्यूल के भीतर डाला गया है। और इसरो ने कहा कि चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए रोवर की तैनाती चंद्र अभियानों में नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। रोवर प्रज्ञान वैज्ञानिकों को जानकारी देगा। प्रज्ञान चांद पर पानी मिट्टी की जानकारी को जुटाएगा। साथ ही साथ चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है भारत। ऐसे में अब आगे का मिशन क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह से भारत इस मिशन से भारत को क्या कुछ हासिल होगा, मिशन की सफलता भारत को किस तरह से प्रभावित कर सकती है, आगे आने वाले वक्त में भारत इस मिशन को लेकर क्या कुछ और बड़ा हासिल कर सकता है, क्योंकि जिस तरह की होड़ कई देशों में, दुनिया के कई देशों में लगी हुई है चांद पर पहुंचने की, ये समझना भी काफी जरूरी हो जाता है कि आखिर चांद पर पहुंचने की होड़ क्यों लगी हुई है। चांद पर आखिर ऐसा क्या है जो वैज्ञानिक देख पा रहे हैं। मानव जीवन की बात की जाए तो क्या इसकी संभावना को समझने के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि चांद की सतह पर, चांद के आसपास आखिर ऐसी क्या कुछ चीजें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। इसी पर बातचीत के लिए, इसी को समझने के लिए, मिशन चंद्रयान को गहराई से जानने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। शिवानी वर्मा स्पेस वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है शिवानी जी आपका। सूर्य प्रकाश कपूर जियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ राम श्रीवास्तव वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भारत ने जो इतिहास रचा है उस इतिहास को रचने के लिए कई देश लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन दक्षिण पोल यानी कि साउथ पोल पर भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बन गया है। तो इसरो के वैज्ञानिकों को और साथ ही साथ आप तमाम वैज्ञानिकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। शुरुआत शिवानी जी सबसे पहले मैं आप ही से करना चाहूंगी कि आखिर ये जानने की जरूरत सबसे ज्यादा होती है कि आखिर चांद पर ऐसा क्या कुछ है जिसको पाने के लिए हर देश इसकी लड़ाई लड़ रहा है और चाहता है कि वो जानकारियां हासिल हों। सारे के सारे देश लगे हुए हैं चांद पर पहुंचने की होड़ में। पीछे इसके असली मकसद क्या है, क्यों जाना चाहते हैं चांद पर? Okay. Hello. First of all, congratulations to all the scientists, especially ISRO people who have worked very hard, and thank you for putting me up on this show. तो जब हम चांद की बात करते हैं, अगर हम चांद का ओरिजिन देखें तो चांद हमारी धरती से ही पैदा हुआ है जी। So when we are studying about moon, we are actually getting a chance to know about the history of our own earth. हमें ये पता चल सकता है कि हमारी धरती का ओरिजिन क्या है, हमारी अर्थ का ओरिजिन हिस्ट्री क्या है। वी कैन कम टू नो अबाउट दिस। सेकेंडली, हमारी चंद्रयान 1 मिशन में हमें ये कंफर्म किया था कि मून की सतह पे वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिडिफाइड फॉर्म। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम उस वाटर को कैसे यूज कर सकते हैं, मे बी इन फ्यूचर वी कैन थिंक अबाउट कॉलोनाइजेशन ऑन मार्स।
और दैट वाटर, सॉलिडिफाइड वाटर कैन बी सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, जिससे कि हम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, जी। कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है मून पे जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फॉर अ फ्यूचर मिशन। नॉट ओनली दिस, इट कैन ऑल्सो बूस्ट द स्पेस स्टार्टअप. This can give an impetus for the entrepreneurs to invent in the startup for studying the moon surface. बाकी मून पे बहुत सारे मिनरल्स भी अवेलेबल हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन यूज देम फॉर आवर पर्पस। बिल्कुल, इसलिए सब देश उसमें इंटरेस्टेड है एंड साउथ पोल पे क्योंकि और कोई देश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है, तो वी आर द फर्स्ट वन टू सॉफ्ट लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। बिल्कुल बिल्कुल। शिवानी जी हमारे साथ राम श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं। श्रीवास्तव जी, इस मिशन का भारत को क्या कुछ इस मिशन से हासिल हो सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त की बात की जाए तो इस मिशन की सफलता भारत को कैसे प्रभावित करेगी? भारत को ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की शक्ति को, भारत के जो आत्मविश्वास को है, हमारे वैज्ञानिकों की सफलता निश्चित रूप से भविष्य में ये उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करेगी। आर्थिक रूप से तो इसलिए कि वहाँ जो मिनरल्स हैं जी वो बहुत आवश्यक है। जैसे लिथियम भी है वहाँ टाइटेनियम भी है। टाइटेनियम लोहे से ज्यादा मजबूत है जी, और वो हल्का है। अगर हम उसको ले आएंगे और हमारे जवानों के लिए हम बुलेट प्रूफ जैकेट बनाएंगे तो बहुत हल्की होगी, उनकी ज्यादा सुरक्षा करेगी। हम अपनी मिसाइलें भी उससे बना सकते हैं, हम अपने टैंक और आपके जो रॉकेट्स हैं वो उससे बनाएंगे। तो एक नया युग का परिवर्तन हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज तो वहाँ पर जिस चीज का पता लगा है, जो चीन के वैज्ञानिक गए थे, उन्होंने जो अपने रोवर से कलेक्ट किया सैंपल, उसमें एक चेंगे साइट नाम का मिनरल उन्होंने डेवलप किया है, निकाला है। उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के हिसाब से चेंगेसाइट स्वीकार कर लिया गया है। वो छोटा सा क्रिस्टल है, ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख सकते हैं, सुई की नोक से भी पतला है, 10 माइक्रोन का है, लेकिन उसके अंदर हीलियम-3 नाम का आइसोटोप है। वो हीलियम-3 आइसोटोप अगर आप जेब में रखकर ले आएंगे तो वो रेडिएशन नहीं देगा जैसा कि आपका यूरेनियम, प्लूटोनियम वगैरह देते हैं, कोबाल्ट देता है। तो आप अगर उसको आप लाएंगे और अभी परमाणु भट्टियों में हम जो जलाते हैं ईंधन, यूरेनियम या प्लूटोनियम, उसकी जगह न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन होगी उससे लाखों गुना ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। और अगर 10 किलोग्राम भी वहां से उठा कर ले आए तो हिंदुस्तान की जो ऊर्जा की समस्या है अगले 20 साल के लिए खत्म हो जाएगी। तो हीलियम-3 चूंकि वहाँ मौजूद है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। तो इसीलिए दुनिया के जो सक्षम देश हैं, रूस, अमेरिका, चीन, भारत भी है और वहाँ दौड़ लगा रहा है। हम जल्दी ही वहाँ पर अपना स्टेशन बनाएंगे। बिल्कुल बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य प्रकाश एज अ जियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, चांद पर पानी की संभावना की बात लगातार शिवानी जी ने भी कही, साथ ही साथ श्रीवास्तव साहब ने भी कही है। चांद पर पानी की संभावना है, बर्फ की भी संभावना जताई जा रही है, कीमती धातुओं की भी बात की जा रही है, जैसे सोना हो गया, प्लैटिनम, टाइटेनियम, यूरेनियम, कई ऐसी बहुमूल्य धातुएं हैं। साथ ही साथ भूकंप, गर्मी और मिट्टी की जो स्टडी है वो भी की जाएगी। ऐसे में मानव की जो मानवीय जीवन की संभावनाएं हैं उसको समझने के लिए ये मिशन कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम जो है चांद पे रखा था जी। अब 1969 से लेकर अब 2023 साल आ गया है। इसका मतलब है कि हम 54 इयर्स तक चांद को फॉलो अप एक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि 54 इयर्स का मतलब है आधी सेंचुरी। हमने नील आर्मस्ट्रांग ने जब 1969 में चांद के ऊपर पहला कदम रखा तो उसके बाद अमेरिका को ये रियलाइज हो गया कि चांद के ऊपर जो हम मेहनत कर रहे हैं या रिसोर्सेज लगा रहे हैं उससे प्रैक्टिकली जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो सकती जी। उन्होंने क्या किया, देखिए हम 2 टॉपिक्स को अक्सर
कंफ्यूज करते हैं। एक होता है स्पेस एक्सप्लोरेशन, एक होता है स्पेस माइनिंग। तो जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो इसलिए होता है कि अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी इनोवेशन, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होता है। तो जब 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद के ऊपर कदम रख दिया, तो जो क्यूरियोसिटी थी, वो जो अपनी ईगो को बूस्ट करना था कि हम बाकी लोगों से आगे हैं, वो ईगो तो सेटिस्फाई हो गई। अब उसके बाद उन्होंने क्या गेम खेली, अमेरिका ने, नासा ने क्या गेम खेली, स्पेस माइनिंग के लिए उनको पता लग गया कि एस्टेरॉयड बेल्ट में जो एस्टेरॉयड्स हैं वो फार मोर रिवार्डिंग है एज कम्पेयर टू ल्यूनर सरफेस। तो 1970, 1980, 1990 के बाद एस्टेरॉयड माइनिंग, स्पेस माइनिंग, कॉमेट माइनिंग, ऊपर बेल्ट के अंदर जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उन सब की माइनिंग के लिए उन लोगों ने एक सीक्रेट अभियान छोड़ दिया। उस सीक्रेट अभियान छेड़ने के बाद क्या हुआ, आज एलन मस्क जो है उसकी जो कंपनी स्पेस एक्स है उसको उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए हैं कि आप इमीडिएटली जो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, क्या है कि वहाँ पे कुछ ऐसे पत्थर घूम रहे हैं जिनका साइज दिल्ली से भी बड़ा है, और कुछ ऐसे एस्टेरॉयड हैं जिनके अंदर 95% गोल्ड है। एक एस्टेरॉयड स्पॉट और सिलेक्ट किया गया है, उसका नाम है साइक 16। उसकी जो वैल्यू है वो 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स हैं। एक क्वाड्रिलियन डॉलर कितना होता है, अगर आप मिलियन को 1000 से गुना करो तो बिलियन होता है, बिलियन को 1000 से आगे गुना करो तो ट्रिलियन डॉलर होता है, ट्रिलियन डॉलर को 1000 से फिर गुना करो तो वो क्वाड्रिलियन डॉलर होता है, उसके आगे 10,000 से गुना करो तो 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर का जो साइक 16, आप गूगल पे लिखिए PSYCHE साइक, उसके बाद लिखिए 16, 1 और 6, तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि इस एस्टेरॉयड की कितनी वैल्यू है जी, कि धरती के ऊपर जो 800 करोड़ की आबादी है, जिसमें से शिवानी वर्मा भी हैं, आप भी हैं, और राम श्रीवास्तव भी हैं, और मैं भी हूँ। अगर पूरी धरती के 800 करोड़ आदमियों को हम $1 बिलियन बांट देंगे, उसके बाद भी पैसे बच जाएंगे। तो जो अमेरिका है, जापान है, चाइना है, लक्समबर्ग है, UAE है, रशिया है, ये लोगों ने चांद को एक तरफ करके स्पेस माइनिंग, एस्टेरॉयड माइनिंग, कॉमेट माइनिंग, मीटराइट माइनिंग, इसके ऊपर फोकस किया है। क्योंकि उसमें से पैसा ज्यादा, रिटर्न ज्यादा है। ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, ये चांद के साउथ पोल पे हमने अपना रोवर उतार दिया, वो जो है विक्रम लैंडर जो है उसने रोवर जो है घूमेगा, वो डाटा इकट्ठा करेगा, 5 एक्सपेरिमेंट करेगा, जानकारी प्राप्त करेगा। ये जितनी जानकारी धरती के ओरिजिन के बारे में इनको चाहिए, ये वेदों के अंदर ऑलरेडी लिखी हुई है। हम चांद से जो डाटा इकट्ठा करेंगे, दैट इज ऑलमोस्ट जस्ट ईगो सेटिस्फेक्शन। उसका प्रैक्टिकल साइंस में, उसका भारत की कमर्शियल या इकोनॉमी के ऊपर उसका कोई फायदा नहीं है। हम वहाँ पे कॉलोनाइजेशन के सपने देख रहे हैं। लोगों ने क्या किया, जिनके पास अनाप शनाप पैसे हैं, बुकिंग भी करवा दी है। मुझे एक बात बताओ, धरती पे रहने का जो दुख है, चांद पे कोई जाके 6 महीने गुजार के तो आए, भले वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो। आपको पता है, थोड़े दिन पहले समुद्र के अंदर लोग वो जो समुद्री जहाज डूबा हुआ था, उसको देखने के लिए सी बॉटम के ऊपर बड़े बड़े अमीर आदमी टूरिज्म करते थे। जब उसके अंदर 2-3 आदमी मारे गए, तो उसके बाद से वो जो टूरिज्म थी, क्योंकि वो जी बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य प्रकाश जी, सभी खास मेहमान आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वक्त हो गया है। मिशन चंद्रयान को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब इस मिशन चंद्रयान के तहत और इसके दौरान क्या कुछ भारत को हासिल हो सकता है, भारत किस लेवल पर आगे बढ़कर एक नया मुकाम हासिल कर सकता है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े ही हुए हैं, शिवानी वर्मा स्पेस वैज्ञानिक, सूर्य प्रकाश कपूर जियोलॉजिस्ट और राम श्रीवास्तव वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हैं। शिवानी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि आखिर साउथ पोल को ही क्यों चुना गया? जो लैंडिंग करवाई गई है उसको सिर्फ साउथ पोल पर ही क्यों कराया गया? इसके पीछे साइंटिस्ट की क्या कुछ रणनीति रही? इसके 2 कारण मैं बताना चाहूंगी। एक तो ये कि अभी तक जितनी भी कंट्रीज ने किया है, दैट इज ऑन द इक्वेटोरियल रीजन। वहां पे बहुत सारे कंट्रीज ऑलरेडी जा चुकी हैं, बट साउथ पोल इज द लेस एक्सप्लोर्ड पार्ट।
Plus, in some craters, like I said before, also water वहाँ पे present है in solidified form, and you can explore that dark region and gain more understanding. So basically, that is the reason why we opted for South Pole, क्योंकि अभी तक उसकी exploration complete नहीं हुई. जी Yeah. बिल्कुल। तो आने वाले वक्त में क्या शिवानी जी ये माना जा सकता है कि चंद्रमा पर जो मानवीय जीवन की संभावनाएं हम देख रहे हैं, आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं इस पर हम खरा उतर सकते हैं? It's very early to say that, but yes, we are exploring the possibilities. 1969 में जब अपोलो 11 मिशन में ह्यूमन बीइंग ने फर्स्ट टाइम चांद की सतह पर पैर रखा, तब से लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या हम मून पे जाके रह सकते हैं. उसके बाद 1971 में डिफ्यूज वाटर पार्टिकल्स वहां पे डिटेक्ट हुए. एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया, चंद्रयान 1 के थ्रू ही हमें पता चला कि वहां पे वाटर प्रेजेंट है इन द सॉलिडिफाइड फॉर्म. वाटर जो कि हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम बहुत तरह से यूज कर सकते हैं. तो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, बट वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट. बिल्कुल. बट बिकॉज लाइक इलॉन मस्क, वो चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो. वी आर लुकिंग फॉर सेटलमेंट्स ऑन अदर प्लैनेट्स ऑल्सो. तो somebody may think about this कि yes, हम मून को भी कॉलोनाइज करें. We cannot negate it, but yes, it is just a possibility as of now. Nothing confirmed. बिल्कुल. श्रीवास्तव साहब, सबसे बड़ी चीज जब हम देखते हैं कि चांद पर जाने के बाद जो एक बदलाव महसूस होता है वो कहीं ना कहीं ग्रेविटी को लेकर होता है, क्योंकि वो शायद ग्रेविटी का जो असर है वो पृथ्वी की धरती की बात करें तो चंद्रमा पर काफी कम होती है. इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? 1/6 होती है यहाँ. जितना आप अगर छलांग लगाएंगे और 1 मीटर जाएंगे तो वहाँ आप जो है 6 मीटर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण धरती की तुलना में 1 प्रकार से कम है. वहाँ वायुमंडल नहीं है जी. और चंद्रमा की धूल ज्यादा महत्वपूर्ण है. उसमें चूंकि वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं उसमें जो चार्ज पार्टिकल आते हैं, सोलर विंड की तरफ से आते हैं, ब्रह्मांड रश्मियों से आते हैं, वो सब वहाँ पर धूल को आवेशित कर देते हैं. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रहती है. और जैसे ही आप कदम रखेंगे धूल उड़ेगी. तो उसमें जैसे हम नायलॉन के कपड़े में हाथ में रख के रगड़ते हैं तो उसमें चिंगारी फूटती है, ऐसे वहाँ चिटपिटी जैसी दिवाली पे बच्चे फोड़ते हैं, वैसी आवाजें आएंगी. तो उस धूल में क्या गुण है, कैसे है, उनका परीक्षण हमारा रोवर करेगा. न केवल इतना, ये मानना कि चंद्रमा पर बस्ती नहीं बनेगी, ये थोड़ा मेरे ख्याल से एक साइंटिफिक तरीका नहीं है. हमको क्षुद्र ग्रह में ठीक है, उनका अपना जगह है. आज की तारीख में 2349 क्षुद्र ग्रह ऐसे हैं, एस्ट्रॉइड ऐसे हैं जो सीधे धरती की तरफ तक रहे हैं. और आपको याद होगा कि एक समय था जब डायनासोर धरती पर हुआ करते थे, तब ऐसा ही एक एस्ट्रॉइड आकर धरती पर गिर गया था और उसके कारण पूरे डायनासोर खत्म हो गए थे. आज वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी चिंता ये है कि ऐसे क्षुद्र ग्रह जो 2349 की संख्या में आज मौजूद हैं, उनमें से कई तो काफी बड़े हैं, कई किलोमीटर मोटे हैं, और एक भी अगर आ गया और धरती पर टकराया तो हमारी धरती का पूरा जीवन डायनासोर जैसा हो जाएगा. तो उससे बचने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान ये है कि चंद्रमा पर पहुंचकर वहाँ ठिया बनाकर, वहाँ स्टेशन बनाकर, अगर ऐसा कोई एस्ट्रॉइड आएगा तो हम उसको वहीं से डाइवर्ट कर देंगे. क्योंकि धरती से मिशन छोड़ना या धरती से आपका रॉकेट फेंकना, मिसाइल छोड़ना, इसमें बहुत ज्यादा ईंधन लगेगा, अधिक समय लगेगा. श्रीवास्तव जी, ये सारी जानकारियां जो लैंडर को भेजा गया है, लैंडिंग करवाई गई है प्रज्ञान रोवर, किस तरह से वैज्ञानिकों तक ये पूरी सारी जानकारी पहुंचेगी? बहुत आसान है. हमने बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज की है जी. जैसे आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ. तो हकीकत में आपका चित्र जो है डिजिटल लैंग्वेज में बदल जाता है, और डिजिटल लैंग्वेज से वो वायरलेस तरंगों के ऊपर लाद कर उनको यहाँ भेज दिया जाता है, यहाँ डिकोड हो जाती है और आपका चित्र यहाँ बन जाता है. मुझे भी आप देख सकते हैं. तो ये जो तकनीक है बहुत पुरानी है. हाँ, ये बात अवश्य है कि 1942 में आर्थर क्लार्क नाम के एक शख्स ने एक किताब लिखी थी, साइंस फिक्शन लिखा था, जिसमें ये कहा गया था कि 36,000 किलोमीटर ऊपर
एक अगर सैटेलाइट रख दिया जाएगा तो 24 घंटे में धरती का एक चक्कर लगाएगा, इस बीच में धरती भी घूम जाएगी, वो त्रिशंकु जैसा लटका रहेगा और उससे टेलीविजन के सिग्नल एक देश से दूसरे देश में जाएंगे। 1942 की एक परिकल्पना, एक इमेजिनेशन रियलिटी है, आज सभी अपन जानते हैं। तो इससे आप ये पता लगाइए कि आज जो हम कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य में हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये साइंस फिक्शन रियलिटी में बदलेगा। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और आई एम श्योर कि आप अपने जीवन में वो दिन देख सकेंगे इस चंद्रमा पर हम जाकर बस्ती बनाएंगे, स्टेशन बनाएंगे, तिरंगा झंडा लहराएंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तब निश्चित रूप से वहाँ हम जनगण मन का गान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद भी, आशा है। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने कहा वैसा ही आने वाले वक्त में हो। शिवानी जी, जाते जाते आपसे एक सवाल आखिरी, चांद के बाद अब सूरज की पहेली सुलझाने का भी जो आपका मिशन है उस पर उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री ने खुद इस मिशन को एक नाम दिया है, आदित्य L1। इसकी तैयारी क्या कुछ फिलहाल हो चुकी है और ये कब तक शुरू हो सकता है? ओके, हम सितंबर में सोच रहे हैं, लाइक इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च आदित्य L1 मिशन इन सितंबर एंड ये जो आदित्य L1 है इसमें 7 पेलोड्स होंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इसका एक इम्पोर्टेंट पेलोड दैट इज VLEC, विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ। अभी तक स्पेस में कोई भी कोरोनोग्राफ ऐसा नहीं है जो कि सन को इतना क्लोजली मॉनिटर करेगा जी। VLEC पेलोड है जो आदित्य L1 मिशन में जाएगा, दैट विल बी ऑब्जर्विंग द सन फ्रॉम अ वेरी क्लोज डिस्टेंस। अर्थ और सन के बीच में एक पॉइंट है L1, दैट इज कॉल्ड लेग्रांजे पॉइंट। वहां पे हम इसको प्लेस करेंगे आदित्य L1 सैटेलाइट को एंड ये वहां से क्लोजली सन को मॉनिटर करेगा। हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी सोलर फ्लेयर्स के बारे में, स्पेस वेदर के बारे में, सन कैसे अफेक्ट कर रहा है स्पेस वेदर को, कोरोनल मास इजेक्शंस क्या होती हैं। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन फॉर इंडिया एंड सितंबर में विल बी लॉन्चिंग इट। बिल्कुल, तो अगले महीने ही फिलहाल हमने मिशन चंद्रयान 3 को देखा है और अगले महीने ही एक हम नया मिशन देखने के लिए तैयार होने वाले हैं। ये वाकई में बहुत ज्यादा खुशी की बात है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मिशन चंद्रयान को समझाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।